हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इमेजिन करो अगर इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन नहीं हुआ होता तो हमारी लाइफ कितनी स्ट्रगलिंग और टफ हो जाती। इमेजिन करो अगर आपके पास लाइट ही नहीं होता, एसी नहीं होता, ये पैनल्स नहीं होते, ये फोन नहीं होता तो आपकी लाइफ कितनी टफ और मुश्किल भरी होती। तो जैसे हमारी लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऐसे ही आपके एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम रिवीजन करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को, और बहुत ही शॉर्ट में ये वीडियो रखेंगे ताकि आपका फटाफट रिवीजन हो जाए। और अगर आपका एग्जाम हो चुका है तो कोई बात नहीं, आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करो, और अगर आपका एग्जाम बाकी है तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। So, time को अगर वेस्ट किए, we are going to start our lecture. As you know, my name is Abhishek Mishra and let's learn the concept. तो बच्चों सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है इस चैप्टर के अंदर वो ये है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, कि इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है बच्चा, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो कि डील किससे करता है, स्टडी ऑफ चार्जेस से। किससे डील करता है ये, चार्ज की स्टडी से। किससे, चार्ज की स्टडी से, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट को बनाता है। देखो जब इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है ना बच्चा, जब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है, ऐसे मूव करता है, ऐसे चलता है, तो क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक करंट को पैदा करता है, जनरेट करता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, तो ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसके पास क्या हो, या तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी हो या तो रिपल्सिव प्रॉपर्टी हो। ये क्या है, एक ऐसा मतलब समझो एक ऐसा कुछ है, जैसे मान लो आग का गोला है या कोई ऐसी ऑब्जेक्ट है, जब वो चलती है तो चारों तरफ एक इफेक्ट क्रिएट करती है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज, जैसे मान लो यहाँ पे कोई चीज चल रही है, उसका एक अपना ऑरा है, एक उसका एक इफेक्ट है। तो वो इफेक्ट चार्ज के पास होता है। चार्ज के पास या तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है बच्चों, या तो रिपल्सिव होती है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ये याद रखना। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अभी चार्ज दो टाइप के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है। चार्ज या तो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होगी, कूलम्ब, और ये होती है वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन की। एक इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। ये क्या है, इट इज ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। ये क्या है, ये वैल्यू है एक इलेक्ट्रॉन की। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब मिलते हैं क्या बनाते हैं, चार्ज बनाते हैं, ठीक है। अब क्या है बेटा कि एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक कूलम्ब में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी जो आप चार्ज बोल रहे हो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इतने इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। क्लियर है, जनरल चीज है। एग्जाम में ज्यादातर यहाँ पे ये चीज आपको याद रखनी है, और एक ये याद रखना है। अभी प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की, तो भाई अट्रैक्टिव रिपल्सिव होता है, एडिटिव नेचर का होता है, कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी होती है, और क्वांटाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या बता रहा है, Q बराबर प्लस माइनस एनी। इसका मतलब क्या है कि चार्ज जो है बच्चों वो अगर जाएगा तो एक जाएगा, आएगा तो एक जाएगा। सपोज करो आपकी क्लासरूम में आप बैठे हो, 20 स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई जाएगा तो कोई आधा नहीं जाएगा, भाई आप किसी गला काट के थोड़ी भेजोगे, ठीक है, गला काट के नहीं भेजेंगे। या तो एक जाएगा या तो एक आएगा। सिमिलरली जब चार्ज होता है ना किसी सिस्टम में, जैसे मान लो यहाँ पे 5 कूलम्ब चार्ज है, एक आएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है, और एक जाएगा तो 4 हो जाएगा। कभी भी यहाँ से हाफ वापस मतलब बाहर नहीं जा सकता, समझ में आ रही है। कभी भी यहाँ पे 4.5 नहीं होगा, 5.5 नहीं होगा, तो डेसिमल में पॉसिबिलिटी नहीं है। तो चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज स्पेशली, तो चार्ज इज क्वांटाइज, ठीक है। तो प्लस माइनस एनी, ठीक है। उसके बाद क्या देखना अपने को कि भाई इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है। इलेक्ट्रिक सर्किट बच्चा दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, दो टाइप की। कौन कौन सी, एक तो ओपन सर्किट, दूसरी क्लोज सर्किट। एक तो ओपन सर्किट, दूसरी क्लोज सर्किट। ये ओपन है, ये क्लोज है। जब सर्किट कनेक्ट, देखो ये आपका हो गया, इसको बोलते हैं स्विच। क्या है ये, स्विच। तो जब देखो स्विच जब ओपन दिख रहा है आपको, दिख रहा है ओपन, तो स्विच ओपन है तो करंट यहाँ पे नहीं मूव करेगा, चार्ज मूव नहीं करेंगे। और जो चार्ज मूव नहीं करेंगे तो क्या नहीं जनरेट होगा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। तो देखो बल्ब यहाँ पे ग्लो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे आप देखो जैसे इसको हमने क्लोज किया तो क्या हुआ, यहाँ पे ग्लो होने लगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है। तो सिंपल सी बात है कि ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता और क्लोज सर्किट में करंट फ्लो होता है। क्लियर रहेगा, ठीक है। अभी ओपन सर्किट देखो डेफिनेशन आप देख लो यहाँ पे थोड़ा सा फटाफट, ये ओपन सर्किट किसको कहते हैं। तो एन ओपन सर्किट डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक सर्किट विच इज करंट डज नॉट फ्लो। जिसमें करंट फ्लो नहीं करे उसको क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट, और जिसमें करंट फ्लो करे उसको क्या बोलेंगे हम, क्लोज सर्किट, ठीक है। अब देखो बार बार हम करंट की बात कर रहे थे, तो करंट है क्या, ये करंट किसको बोलते हैं। तो बेटा करंट जो होता है, करंट आई जो है, ये क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। मान लेते हैं ये कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। अब ये क्रॉस सेक्शन है, तो यहां से कितना चार्ज एक सेकेंड में मूव किया, कितना चार्ज पर यूनिट टाइम में मूव किया, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, फॉर्मूला बताओ, I बराबर Q/T। इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है, इसका फॉर्मूला होगा I इक्वल्स टू Q/T, चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। अच्छा अभी क्या है, इसकी यूनिट क्या है बेटा, इसकी यूनिट होती है एम्पियर। इसकी यूनिट क्या है, एम्पियर है। अब यहाँ तक तो ठीक है। अब दो डिवाइसेस है, एक ये और एक ये, इन दोनों का क्या काम है, एक होता है एमीटर, एक होता है गैल्वेनोमीटर। देखो ये एमीटर है, जहां पे ए लिखा है दैट मींस एमीटर, जहां पे जी लिखा है दैट मींस गैल्वेनोमीटर। एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है।
गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट को डिटेक्ट करता है, ठीक है, दोनों में फर्क है। एमीटर करंट को मेजर करेगा, गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करेगा। जैसे घर में हम टेस्टर यूज करते हैं, देखा है, एक पेचकस जैसा होता है टेस्टर, उसमें बोर्ड में लगाने पे यहाँ पीछे लाइट जलती है, तो वो काम किसका है, गैल्वेनोमीटर का। और मेजरमेंट का काम किसका है, एमीटर का, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक बात और खास कर एग्जाम में आता है एमसीक्यू में, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। जो एमीटर होता है बेटा वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और जो गैल्वेनोमीटर होता है उसको हम कैसे लगाते हैं, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है, इसको भी आप सीरीज में लगा सकते हो, ठीक है। और उसका कभी से काम क्या है, इसका काम है करंट के डायरेक्शन को बताना कि भाई करंट इधर चल रहा है या करंट इधर चल रहा है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं आगे जो बढ़ते हैं वो क्या है हमारा यहाँ पे कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आप इमेजिन करो, यहाँ पे डायग्राम, इस डायग्राम को ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो हायर पोटेंशियल है, यहाँ पे क्या है, लोअर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल, ठीक है। अब आप इमेजिन करो ये हमारे पास एक पाइप है, ठीक है। इस पाइप को अगर ऐसे रखेंगे पानी फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसको हाइट को ऊपर करूँ तो क्या होगा, पानी यहाँ से यहाँ फ्लो होगा। अगर इस हाइट को ऊपर करूँ तो पानी क्या होगा, यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। सही हमारी बात। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ और नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज का मूवमेंट, वर्क डन, ठीक है। वर्क डन किसका, वर्क डन बाई जो चार्ज होता है, वर्क डन बाई जो चार्ज होता है, दैट इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि जब भी चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करता है तो क्या बनाता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिकली मतलब ये होता है कि कितनी एनर्जी उसके पास स्टोर है और कितना वो चार्ज को घुमा रहा है, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है कि वर्क डन बाय ए बैटरी टू मूव इट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज। यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जब भी एक चार्ज को हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव कराने के लिए जो वर्क करना पड़े, उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दिख रहा है आपको डायग्राम, ये सेल है यानी कि बैटरी है, चीजें ऐसे मूव करा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या होता है बेटा, इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट, इसकी वोल्ट होती है, इसके अलावा भी बोल सकते हैं हम जूल पर कुलम, ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, तो हम ध्यान रखना। ऐसा यूनिट में जनरली हम यूज करते हैं वोल्ट, लेकिन जूल पर कुलम भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, अभी जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक यूनिट्स पढ़ा, जैसे कि इलेक्ट्रिक मेजरमेंट यूनिट्स पढ़े, एमीटर था, गैल्वेनोमीटर था, ऐसे ही सिमिलरली वोल्टमीटर आता है। अभी वोल्टमीटर क्या करता है, वोल्टमीटर मेजर्स द वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर। भाई एक कंडक्टर है, जैसे मान लो इसके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, उसको कौन बताता है, उसको बताता है हमारा वोल्टमीटर। कौन बताता है उसको हमारा ये वोल्टमीटर जो लग रहा है यहाँ पे वी, ऐसे नाम आएगा वी, तो वी जो है दैट इज वोल्टमीटर। क्लियर है, क्लियर है, बोलो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है बेटा उसमें अब आता है ये काम की चीज, दैट इज सर्किट सिंबल। ये एग्जाम में आता है, आ भी सकता है, ठीक है, तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना इसकी एग्जाम में, ताकि अपने मिस्टेक ना हो। क्या क्या है इसमें, देखो इलेक्ट्रिक सेल है, तो सेल के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे एक लगाते हैं। अगर इसी को कॉम्बिनेशन लगा दे, बहुत सारा जोड़ दे, तो क्या बन जाएगा, ये बैटरी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ये बैटरी बन जाएगी। फिर ओपन सर्किट ऐसा होता है, क्लोज सर्किट ऐसा होता है, जॉइंट ऐसे होते हैं, ये हो गया ओवरलैपिंग, क्या बोलते हैं इसको, ओवरलैपिंग, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। फिर ये आपका सिंबल है बल्ब का, ये है आपका रेजिस्टेंस का, ये आपका है रियोस्टेट। रियोस्टेट का मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब जहां पे हम रेजिस्टेंस अपनी मर्जी से बदल सके। देखो रेजिस्टेंस फिक्स क्वांटिटी होती है, लेकिन ऐसा कोई डिवाइस जहां पे हम रेजिस्टेंस अपनी मर्जी से बदल सके उसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट। ये होता है आपका एमीटर का सिंबल, ये होता है वोल्टमीटर का। ऐसे ही गैल्वेनोमीटर का लगाना चाहो तो आप ऐसे गैल्वेनोमीटर का भी सिंबल हो सकता है। क्लियर है, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ये भी एग्जाम में आया है एक बार, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अब आता है हमारा ओम्स लॉ। ये काम का है बहुत, ये एग्जाम में आता भी है कि भाई ओम्स लॉ क्या होता है। देखो तो ओम्स लॉ क्या है कि ओम्स एक साइंटिस्ट, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला बेटा कि the current flowing in conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of a conductor for a particular condition। यानी कि V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, I के। सपोज छोड़ो ये कंडक्टर है, ठीक है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन में अगर आपने यहाँ पे वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल इंक्रीज किया, तो क्या होगा, करंट इंक्रीज होगा। आप इमेजिन करो इसको ऐसे कि भाई ये पाइप है, ठीक है, इस पाइप में बहुत सारा पानी भरा है, पानी का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पानी भरा हुआ है। अगर आप इसको इंक्रीज करते हो, इसको हाइट को इतना रखो तो करंट जो पानी फ्लो करेगा, हाइट और बढ़ाओगे तो पानी ज़्यादा तेज फ्लो करेगा, थोड़ा और हाइट बढ़ाओगे तो पानी और तेज फ्लो करेगा ना। तो जैसे जैसे हम हाइट इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब हम पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं, क्या बढ़ रहा है, फ्लो बढ़ रहा है, दैट मीन्स करंट बढ़ रहा है। मतलब बात समझ में आ रही है कि भाई बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट है क्या, कि जब चार्ज फ्लो करते हैं तो क्या बनता है, इलेक्ट्रिक करंट बनता है। तो अगर आप यहाँ पे है ऐसे है तो कोई भी करंट नहीं है, कि जैसा हमने पोटेंशियल दिया थोड़ा बहुत करंट आया, फिर और हाई पोटेंशियल दिया तो और करंट आया, और हाई पोटेंशियल दिया तो और तेजी से करंट फ्लो होगा। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, तो अगर इसको हम हटाएंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है। तो उन्होंने कांस्टेंट को डिफाइन किया, दैट मीन्स R। इस R को बोलते हैं बेटा रेजिस्टेंस, R को बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं R को, रेजिस्टेंस। और इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है ओम। क्या होता है, ओम, सिंबल ऐसा ओम, ठीक है, याद रहेगा भाई। फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू IR, और आपको क्या है, ओम ध्यान रखना। अच्छा, इसके लिए एक ट्रायंगल फॉर्मूला याद रखो। ट्रायंगल कैसे होता है, देखो ये,
ठीक। सो यहाँ पे आप ये V लिखो, ये I लिखो, ये R लिखो। सो V इक्वल्स टू आई आर, I इक्वल्स टू V बाई आर और R इक्वल्स टू V बाई आई। आप कुछ भी लिख सकते हो। देखो जो बच्चे थोड़ा सा अपने आप को ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरे को आता नहीं है, मेरे से होता नहीं है, तो उनके लिए बेटा कि बहुत अच्छा ट्रिक है। देखो अगर V का फॉर्मूला आपको लिखना है तो I इंटू आर, I का फॉर्मूला लिखना है तो V बाई आर, R का फॉर्मूला लिखना है तो V बाई आई। क्लियर है? हो जाएगा? या तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे कुछ बातें और, जैसे देखो ये ग्राफ दिख रहा है आपको, ये ग्राफ होता है V वर्सेस I का। किसका कैसा ग्राफ है ये? V वर्सेस I का। आप देखो यहाँ पे एक ऐसे ग्राफ है, ठीक है, ऐसे। सो ओम्स ने बताया कि भाई जब करंट, जैसे हम पोटेंशियल को बढ़ाते हैं करंट की वैल्यू बढ़ती है, यानी कि पोटेंशियल बढ़ाया करंट बढ़ा, पोटेंशियल बढ़ाया करंट बढ़ा, पोटेंशियल बढ़ाया करंट बढ़ा, पोटेंशियल बढ़ाया करंट बढ़ा। तो बेसिकली क्या है, एक स्ट्रेट लाइन कर्व हमेशा बनने वाला है। क्लियर है? एक स्ट्रेट लाइन कर्व हमेशा बनने वाला है। ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखो यहाँ पे, जो कि एग्जाम में पूछ सकते हैं कि क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस है बेटा, रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट टू V एंड I। यानी देखो यहाँ फॉर्मूला आपको दिख तो रहा है भाई, अगर यहाँ से हम R का फॉर्मूला लिखें तो क्या लिख सकते हैं? V बाई आई लिख सकते हैं R इक्वल टू V बाई आई। लेकिन ये R ना तो V पे डिपेंड करता है ना तो I पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि R एक कांस्टेंट टर्म है। कैसा टर्म है? एक कांस्टेंट टर्म है। तो किस पे डिपेंड करता है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप ये समझ के चलो कि रेजिस्टेंस है जो R पे भी V पे भी डिपेंड नहीं करता और साथ ही साथ I पे भी डिपेंड नहीं करता। बोले यहाँ तक बातें समझ में आ गई है? चमक रहा है आपको? मजा आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है वही टॉपिक जिसकी आपको उम्मीद थी, बहुत देर से कोशिश कर रहे थे आप कि भाई जो R है वो डिपेंड किस पे करता है। भाई आपने सर ने आपने बता दिया कि भाई R जो है वो डिपेंड नहीं करता। ठीक है, हम मान लेते हैं भाई, आप बोलते हो तो सही बोलते होगे, मान लेते हैं भाई कि जो R है वो V और I पे डिपेंड नहीं करता। तो क्वेश्चन ये आता है कि आखिर R ये डिपेंड करता किस पे है? तो बेटा R किस पे डिपेंड करता है उसको हम देखने के पहले, मतलब देखने से पहले इसको हम समझते हैं इस डायग्राम को। देखो डायग्राम आपको दिख रहा है, कलर तो शायद नहीं दिख रहा है, अब दिख जाएगा। देखो एक कंडक्टर दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े, ठीक। सो देखा गया कि जो है, ऐसा देखा गया, ऐसा पाया गया कि जब हम क्या कर रहे थे, इस फॉर्मूले को, जैसे अगर रेजिस्टेंस तो ठीक है, जैसे हम इसका लेंथ बढ़ा रहे थे, मान लो उसका लेंथ कितना है L। इनिशियली मान लो ये कंडक्टर है, इसका लेंथ L है। मैंने इस लेंथ को जैसे इंक्रीज किया, देखा गया कि रेजिस्टेंस भी क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ। लेंथ को इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। दूसरा कि लेंथ को डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। तीसरी बात, एरिया को इंक्रीज करने से देखा गया कि रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा था। एरिया इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। समझ हमारी बात? लेंथ को इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा था, एरिया को इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा था। इसलिए बोला गया कि जो लेंथ है उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R, और जो एरिया है उस पर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कौन? R। जब इन दोनों को मिलाया गया बेटा, तो दोनों को मिलाया गया तो R जो प्रोपोर्शनल बना L बाई A, और इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हम हटाते हैं तो क्या आता है? R बराबर रो L बाई A। ठीक है, R बराबर पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप। R बराबर रो L बाई A। दिख रहा है आपको? R बराबर रो L बाई A। क्लियर है? तो यहाँ पे ये जो रो होता है बेटा, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। और इसको हम अगर इसका फॉर्मूला लिखें तो इसको देखो सब्जेक्ट बनाओगे तो R इधर आ जाएगा, तो RA बाई L, ये आपका फॉर्मूला हुआ। ये आपका क्या हुआ? ये आपका फॉर्मूला हो गया रेजिस्टिविटी का। यानी कि एक बात तो क्लियर है कि जो R है वो डिपेंड नहीं करता V और I पे, बट जो R है वो डिपेंड किस पे करता है? L पे भी करता है और A पे भी करता है। L का मतलब है लेंथ ऑफ कंडक्टर, A का मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया और एरिया में फर्क है। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट, एरिया का मतलब पूरा पार्ट। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे क्या है? डिपेंड करता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा अब इसकी बात करें, SI यूनिट की बात करें, तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी की हम बात करें अगर, तो बेटा रेजिस्टिविटी की SI यूनिट कितनी होगी थोड़ा मुझे बताओगे? अगर देखो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो इसकी यूनिट क्या बताया अभी? ओम। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। लेंथ क्या होता है? मीटर। तो मीटर से मीटर हो गया कैंसिल आउट, क्या बचा? रो बराबर ओम मीटर। मिल रहा है आपको? ओम मीटर। तो रो की वैल्यू कितनी आई? ओम मीटर। रो की वैल्यू कितनी आई? ओम मीटर। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब आता है इसके डेफिनेशन। देखो सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। आपको बता ही दिया, एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर हुआ? मजा आ रहा है? ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल जरूर आते हैं एग्जाम में ना, थोड़ी प्रैक्टिस जरूर कर लेना बेटा। ठीक है, एग्जाम में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएगा और 100% आएगा। 2026 का पेपर आप उठा के देख लेना, फिर इसका न्यूमेरिकल नहीं आया तो मुझे बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे बहुत मात खाते हैं और ये ऐसा टॉपिक भी है जो बोर्ड्स में हमेशा हमेशा न्यूमेरिकल लेके आता है, हमेशा न्यूमेरिकल लेके आता है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। तो देखो एक बार फटाफट मैं डिराइव करूंगा पहले तो, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब देखो पहले तो रेजिस्टेंस जो कॉम्बिनेशन है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो सीरीज में हो सकता है या तो पैरेलल हो सकता है। सीरीज का मतलब अगर देखो आप यहाँ पे एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट मान लेते हैं, ये तीसरा पॉइंट है और ये चौथा पॉइंट है। एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस। अगर ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, मतलब ये सपोज करो ये रेजिस्टेंस है, ये इसका स्टार्टिंग, ये एंडिंग, यहाँ लाके दूसरा लगा दो, फिर यहाँ तीसरा लगा दो, ऐसे करके हम जब कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में, एक लाइन में कनेक्ट कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो ये देखा है अपने घरों में, ये अपने दिवाली भी आ रही है, दिवाली में लगाते हैं इसको। ये भी अपने आजकल सीलिंग्स में वगैरह में ये सब लाइट्स लगाई जाती है। ठीक है, ये सब कैसी लाइट है? सीरीज लाइट। अगर इसमें से अगर सपोज करो ये एक दो तीन ऐसे करके अगर लाइट्स है, अगर एक खराब हो गई तो सारे बंद हो जाते हैं। होता है ना ऐसा, आपने एक्सपीरियंस किया हो। क्यों? क्योंकि सारे किस में कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। अगर एक खराब हुआ तो सारे खराब हो जाएंगे, क्योंकि करंट का रास्ता यही है। अगर एक में करंट नहीं पहुंचा तो सब में करंट जाएगा नहीं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन इसी को कहते हैं। अब सीरीज में क्या सेम है बेटा? करंट होता है सेम और वोल्टेज चेंज होता है। करंट क्या रहता है? सेम, और वोल्टेज क्या होता है? चेंज होता है। करंट सेम रहेगा और वोल्टेज चेंज होगा। अच्छा ठीक है, मतलब अगर मैं इसका रेजिस्टेंस R1 बोलूं, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3, बट यहाँ भी करंट कितना रहेगा? I, और यहाँ भी करंट कितना रहेगा? I, और यहाँ भी करंट कितना रहेगा? I। तो यहाँ पे वोल्टेज है V1, यहाँ वोल्टेज है V2 और यहाँ वोल्टेज है V3। बोलो क्लियर हो गया? क्योंकि वोल्टेज V, यहाँ से वोल्टेज V आ रहा था, यहाँ भी गया V1, V2, V3, R1, R2, R3, बट करंट चेंज होगा नहीं। सीरीज कॉम्बिनेशन करंट चेंज नहीं होता। इसको ताला मार लेना। ठीक है, ताला ताला ऐसे ऐसे ताला मार लेना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, दिमाग से रखना। देखो अभी क्या है, जो चेंज है उसको पकड़ो। चेंज कौन हो रहा है? V। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हम लिख सकते हैं। ठीक है, डेरिवेशन ध्यान से समझो। V जो चेंज हो रहा है, चेंज कौन हो रहा है? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। और अपने को पता है फॉर्मूला V बराबर IR होता है। ओम्स लॉ का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, V इक्वल्स टू IR। अगर हम इसको प्लेस करें, देखो I1 R1 इक्वल्स टू I2 R, यहाँ पे इसको अगर हम ऐसा लिखें तो I इंटू R इक्वल्स टू I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3। अच्छा, यहाँ पे बेटा देखो जो नेट करंट है, ओवरऑल करंट है वो I है, और जो नेट रेजिस्टेंस होता है उसका हम नाम ले लेते हैं R इक्विवेलेंट। कुछ भी नाम ले सकते हो, आपकी मर्जी है। R रमेश बोल सकते हो, R सुरेश बोल सकते हो, आप अपना नाम बोल सकते हो। ठीक है, तो I बराबर V बराबर I इंटू R इक्विवेलेंट। ठीक है, सो अगर यहाँ पे बेटा I R इक्विवेलेंट लिखते हैं, यहाँ पे देखो I1 का मतलब भी I है, I2 का मतलब भी I है, और I3 का मतलब भी I है। I का मतलब I वो मराठी वाली I नहीं ना, अपना करंट वाला I। तो I सब क्या हुआ? कैंसिल आउट हो गया, सब में कॉमन है। तो फॉर्मूला क्या बना? R इक्विवेलेंट बराबर R1 पर R2 प्लस R3। बोलो बात समझ में आई? क्या आपको रेजिस्टेंस निकाला समझ में आ गया? कैसे निकाला? क्योंकि करंट सब में सेम था भाई। यहाँ पे I कॉमन है, यहाँ सब में देखो I कॉमन है, सब में I है, तो हम कॉमन लिए, तो कॉमन से कॉमन क्या हुआ? कैंसिल आउट हुआ, तो हमारा फाइनल आंसर मिला। तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और ऐसे कितने भी हों आपको क्या कर देना है? सिंपल ऐड कर देना है और आपका अपना आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है? समझ में आ गई बात? कैसे निकालना है देख लो भाई। जो चेंज हो रहा था उसको हमने लिखा, फिर उसका फॉर्मूला पुट किया ओम्स लॉ का, फिर हमने सॉल्व किया और हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ये आपका है दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटा क्या होता है? थोड़ा उल्टा होता है। उल्टा क्या है? देखो कि भाई जैसे मैंने बताया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, ऐसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है। क्या सेम होता है? वोल्टेज। तो यहाँ देखो करंट तो चेंज हो, रिमेन सेम, गलत लिखा है। अच्छा सीरीज ही है क्या? ओके वेट चेंज कर लेते हैं इसको। हाँ सीरीज ही है। ठीक है, देखो ये रहा पैरेलल। यहाँ क्या लिखा है? देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटा करंट क्या होता है? देखो बदल रहा है। करंट क्या हो रहा है? करंट हो रहा है चेंज। करंट क्या हो रहा है? चेंज। और वोल्टेज क्या है? सेम है। करंट चेंज वोल्टेज सेम। सीरीज में क्या था? सीरीज में क्या था? करंट सेम वोल्टेज चेंज। सब फर्क समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे किसको पकड़ना है अपने को? ऐसे किसको पकड़ना है? जो चेंज होगा उसको पकड़ना है। वहां क्या चेंज हो रहा था? वोल्टेज, उसको वोल्टेज हमने पकड़ा। यहाँ क्या चेंज हो रहा है? करंट, उसको पकड़ लेना है। सो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। बोलो बात समझ में आ रही है? आते हैं इस पे डायग्राम पे। भाई देखो यहाँ से करंट गया, यहाँ से करंट जा रहा है भाई, ये भी वोल्टेज है, यहाँ से करंट जा रहा है, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा। यहाँ कितना गया? I1, यहाँ कितना गया बच्चा? I2, यहाँ कितना गया? I3। बोलो समझ में आई? ये R3 है इसका नाम है R2, इसका नाम है R1। ठीक है, अच्छा वोल्टेज कितना होगा बेटा? तो यहाँ भी V वोल्टेज, यहाँ भी V वोल्टेज, यहाँ भी 1 2 3। ठीक है, तीनों के पास कितना V वोल्टेज रहने वाला है। तो एक बात अपने को चमक गया है, एक बात अपने को समझ में आ गई है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट रहता है सेम और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज रहता है सेम। बाकी सीरीज में वोल्टेज रहेगा चेंज और
पैरेलल में करंट रहेगा चेंज। बोलो दिमाग में रख लेना, ठीक है। तो देखो I इक्वल्स टू ये फॉर्मूला हुआ, अभी अपने को पता है V बराबर IR होता है। सो I बराबर क्या होगा बेटा, बेटा बोल दे V बाई आर, कितना होगा V बाई आर। तो यहाँ रखो, तो V बाई आर इक्विवेलेंट बोल सकते हैं V1 बाई R1, V2 बाई R2 प्लस V3 बाई R3, ठीक है R3 सॉरी। सो देखो यहाँ पे अपने को पता है V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर V। अभी हमने स्टार्टिंग में ही बात की कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। बोलो ठीक है यहाँ तक। सो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं V बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। सो देखो यहाँ V और V कैंसिल, V और V क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ। क्या फॉर्मूला बना, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ठीक है। तो ऐसे नंबर ऑफ कितने भी रेजिस्टेंस होंगे सबको क्या करेंगे, हम ऐसे ही कनेक्ट कर जाएंगे। जैसे मान लो 4 होता तो 1 बाई R4, फिर और आगे आते तो 1 बाई R5 1 बाई R6, ऐसे करते हुए इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हम ले सकते हैं। बोलो क्लियर है बेटा, समझ में आ गई बात, ठीक। तो नेक्स्ट हमारे बेटा दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी हीटिंग इफेक्ट बहुत ही थॉटफुल कंसेप्ट था, ठीक है, जिसको जूल्स ने ऑब्जर्व किया। एक चीज आप ऑब्जर्व करो कि भाई जैसे मान लो इस क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हों, या आपके क्लासरूम में आप जहां बैठे हो आपके घर के अंदर, मान लो अचानक बहुत सारे लोग आ जाए तो क्या होगा। अब सबको रहना है, सब एक दूसरे से धक्का मारेंगे, ऐसे धक्का मारेंगे ना। मान लो इमेजिन करो बस में आप बैठे हो, सुबह सुबह की बस है और ऑफिस टाइम की, और आप गए बस में, अब कोई ऐसे बैठा है कोई ऐसे बैठा है, खुजली हो तो दूसरे वाले खुजला रहे हैं, बाजू वाला बोले भाई अपना अपना खुजलाओ है, अपना खुजलाओ। तो बेसिकली बेटा क्या है कि जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, आपस में कोलिजन होने लगता है। इमेजिन करो ऐसे ही चार्ज बहुत सारा भर गया तो क्या हुआ, आपस में कोलिजन होगा। अब जब कोलिजन होगा तो क्या जनरेट होगा, हीट एनर्जी जनरेट होगी। क्या होगी, हीट एनर्जी जनरेट होगी। अब ये जूल जो है, जूल भाई जो है वो क्या बोलते हैं, जब हीट एनर्जी जनरेट होगी तो क्या होगा, हीट वेस्ट भी तो होगा। भाई जहां जरूरत नहीं है वहां हीट जनरेट होगा तो क्या होगा, बोलो वेस्ट ही तो होगा ना। तो उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं उसके अंदर आप कितना भी कंट्रोल कर लो, लेकिन हीट को क्या होना पड़ता है, वेस्ट होना ही पड़ता है। अगर आप पे 100 जूल की एनर्जी आ रही है, जूल का मतलब ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो 100 जूल अगर एनर्जी आ रही है तो क्या होगा, उसमें से 102 या 3 एनर्जी कितनी हो रही है, वेस्ट हो जा रही है। तो इसको कैसे बचाएं, इसको कैसे सोचें, तो पहले समझो कि कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है, इसको निकालने का जरिया। तो इन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या जूल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टेट्स दैट हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, ठीक है। स्टेटमेंट देख लो, स्टेटमेंट में लिखवा आपको समझाता हूं क्या है बेसिकली, वो क्या बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं बेटा कि जो जूल इफेक्ट है H है वो I स्क्वायर RT के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। देखो जूल्स इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टेट दैट हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द अमाउंट ऑफ करंट। भाई करंट का स्क्वायर होता है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एंड टाइम पीरियड ऑफ द फ्लोइंग। यानी कि कोई भी चीज अगर मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है, अगर इसमें से जो करंट जो हीट जनरेट हो रही है किससे डिपेंड करेगा, तो करंट के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, इसके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, और कितने देर तक करंट फ्लो हुआ है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ऐसा कौन बताता है, जूल्स इफेक्ट ऐसा एक्सप्लेन करता है, ठीक है। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। अब इस फॉर्मूले को हम तेज लोग हैं, हम सातिर लोग हैं, हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा दिमाग लगाएंगे, दिमाग लगाए कुछ अलग बनाएंगे। देखो हमें पता है V इक्वल्स टू IR, पता है अपने को, हम लोग समझदार लोग हैं, हमें पता है फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो इसमें बेटा इस V की जगह कहाँ पे, I की जगह पे, इस I की जगह पे, इस I की जगह पे आप क्या रखो, V बाई आर रखो, रख सकते हैं भाई, ये फॉर्मूला होता है तो इसको हम प्लेस कर सकते हैं। देखो कैसे प्लेस करेंगे, तो V बाई आर का स्क्वायर इंटू R इंटू T, ठीक है। सो V स्क्वायर RT अपॉन R स्क्वायर, R से R मर गया, क्या बचा V स्क्वायर T बाई R। तो देखो जादू हुआ, एक दूसरा फॉर्मूला मिल गया। एक फॉर्मूला तो ये था जो उन्होंने दिया था, एक फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, ठीक है। हम बुद्धिमान लोग हैं, होशियार लोग, हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अच्छा तीसरा फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। 3 फॉर्मूले इसके होते हैं, बताओ कौन कौन से। पहला हो, ये पहला था, ये दूसरा हो गया, तीसरा देखो। अब देखो बेटा क्या करना है अपने को, R की वैल्यू लिख लेनी है। R की वैल्यू अगर मेरे को इस फॉर्मूले से अगर R निकालें हम तो क्या हो जाएगा, V अपॉन I हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं, R का फॉर्मूला क्या होगा, V अपॉन I, इसमें रखो। सो H बराबर कितना हुआ, I स्क्वायर RT फॉर्मूला था, H बराबर I स्क्वायर तो एज इट इज हो गया, V कितना है V बाई आई, T कितना है T, I से I मर गया, क्या बचा VIT, VIT कितना है बेटा VIT, ठीक याद रहेगा, H बराबर VIT, ठीक। सो ये फॉर्मूले हुए 3, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, क्लियर हुआ। तो ज्यादातर आसान मैं आपको बोलूंगा, अब ये याद रखो, VIT सिंपल सा, H बराबर VIT, विट 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 विट, H बराबर विट 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 विट, तो H बराबर विट हो गया, H बराबर VIT, याद रहेगा, या याद रखना चाहो या याद रखो, आपकी मर्जी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा आसान होगा भाई। H बराबर VIT, V फॉर वोल्टेज, I फॉर करंट, T फॉर टाइम, वोल्टेज करंट टाइम, वोल्टेज करंट टाइम, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अब यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं।
नाउ नेक्स्ट समझते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, अब बेटा देखो जो जूल थे उन्होंने बहुत ही ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे अगर हीट एनर्जी डेवलप हो रही है तो ये चीजें खराब हो सकती है, इसीलिए उन्होंने कुछ बातें बताई। जैसे सबसे पहले अगर हम बल्ब की बात करें तो बल्ब उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, एक मटेरियल है टंगस्टन, उससे बनाना चाहिए क्योंकि उससे अगर आप बनाओगे जल्दी खराब नहीं होगा। दूसरा उन्होंने क्या बोला कि बल्ब हैव आर्गन गैस विच प्रोटेक्ट द फिलामेंट फ्रॉम डिकेइंग। तो कुछ बातें उन्होंने बोली, भाई देखो अगर इलेक्ट्रिक हीट बहुत डेवलप हो रहा है तो इसके लिए आप ये काम करोगे तो क्या होगा, हमारा बल्ब सही रहेगा। फिर इलेक्ट्रिक फ्यूज के लिए उन्होंने क्या बोला कि भाई ये किससे आप बनाओ, कॉपर निकल अलॉय से बनाओ, कॉपर निकल अलॉय से इसको बनाया जाएगा। अलॉय क्या होता है, जहां पे हम दो से ज्यादा मटेरियल क्या करें, मेटल से क्या करें, मिक्स करें, दैट इज अलॉय। ठीक, और क्या बोला कि ऐसा मटेरियल आपको यूज करना है जिसके पास क्या हो, लो मेल्टिंग पॉइंट हो। क्यों, क्योंकि इमेजिन करो इलेक्ट्रिसिटी अगर तेजी से है फटाफट आगे अंदर तो क्या होगा, अगर वो मेल्ट नहीं होगा तो आगे जो है आपके पास, भाई आगे जो, इसको ऐसे समझो कि भाई यहाँ पे आपका फ्यूज है, करंट यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आपकी एसी लगी है और एसी दूर तो मान लो 300 वोल्टेज पे काम है, 305 हुआ तो क्या होगा, जल जाएगा। फिर अगर मान लो सपोज करो कभी यहाँ से 310 आया और ये मेल्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, इस एसी को खराब कर देगा। इसलिए फ्यूज के अंदर भी चीजों को लगाना है, फ्यूज को समझना भी क्या होगा, इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने ये चीजें ऑब्जर्व की। फिर उन्होंने क्या देखा, फिर उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया बेटा, कि ये चीजों को ऑब्जर्व किया। इन्होंने क्या बोला कि अगर इसका मिसयूज है तो इसका हम यूज भी कर सकते हैं, इसको हम बेनिफिट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। कैसे, देखो बेसिकली आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वेस्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है। जूल्स ने भी ऑब्जर्व किया, जूल्स बहुत चालाक थे, समझदार थे, होशियार थे आपकी तरह। अब उन्होंने क्या बोला कि एक काम करते हैं, इसको कुछ ऐसा बनाते हैं, ऐसा कुछ डिवाइसेस हम बनाते हैं, ऐसी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हम बनाते हैं जिससे क्या हो हमारा, कि हमारा काम भाई होने को तो वेस्ट हो रहा है लेकिन हम उसका यूज ले पाएं, हम उसका काम कर पाएं। जैसे कि ये इलेक्ट्रिक रॉड, पानी गर्म करते हैं हम ठंडियों में, आयरन कपड़ा प्रेस करते हैं ना, हीटर हो गया, ठंडी में आप देखो ऐसा ताप लेते रहते हो। तो ये सब क्या है, उन्होंने हालांकि था ये डिसएडवांटेज लेकिन उसको किस में कन्वर्ट कर लिया उन्होंने, एडवांटेज में कन्वर्ट कर लिया। बोले गर्म हो जाए भाई, कितना गर्म होगा, गर्म हुआ मैं उसका यूज कर लूंगा। आयरन गर्म हुआ तो हम उससे कपड़े प्रेस कर ले रहे हैं, पानी गर्म हुआ तो हमसे पानी, मतलब बेसिकली ये रॉड गर्म हुआ तो क्या हुआ, उससे हम पानी को गर्म कर ले रहे हैं। ये सब हम काम कर पाते हैं। अभी बेटा देखो ये सब किससे मिलकर बना होता है, नाइक्रोम से। नाइक्रोम क्या है, निकल 60%, क्रोमियम 20%, 12% सॉरी, आयरन 26 और मैग्नीज 22%। तो इन सबको जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, नाइक्रोम बनता है। तो ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इसके पास होनी चाहिए, यानी कोई भी हीटिंग एलिमेंट है तो इनके पास ये कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि भाई हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या है बेटा, तो इलेक्ट्रिक पावर जहां पे एनर्जी है वहां पे पावर है। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम, भाई कितना एनर्जी कितने टाइम में खर्च हुआ, कितनी एनर्जी कितने टाइम में वेस्ट हुई, इसको क्या बोलते हैं हम, पावर। क्या बोलते हैं इसको हम, पावर। ऐसा यूनिट क्या होता है, वॉट। ठीक है, और वॉट इज वेरी स्मॉल यूनिट फॉर पावर, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग किलो वॉट। क्या यूज करते हैं हम, किलो वॉट। एग्जाम में ध्यान रखा, एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, तो क्या लिखना है, वॉट। बट रियल लाइफ में जो वॉट है बेटा वो बहुत ही छोटी एनर्जी होती है, छोटी वैल्यू होती है, इसलिए क्या यूज करते हैं हम, किलो वॉट। ठीक है, दूसरा कि हमारे घरों में एक वैल्यू यूज करी जाती है किलो वॉट आवर, KWH बोलते हैं, जबकि ये क्या है, ये पावर नहीं है, ये पावर नहीं, इसको पावर बोलने गलती मत करना है। क्या है बेटा, ये एनर्जी है। क्या है ये, एनर्जी। देखो वो किलोवाट का मतलब पावर, वो आवर का मतलब टाइम। देखो इसको मैं ऐसे लिखूँ, देखो P बराबर क्या है, एनर्जी अपॉन टाइम, यही हुआ। सो अगर एनर्जी बराबर क्या हुआ, पावर इंटू टाइम हुआ ना, पावर इंटू टाइम। सो P मतलब किलोवाट, आवर टाइम का मतलब आवर। तो एनर्जी जो हमारे घरों में यूज होती है वो किलोवाट आवर में यूज होती है। किसमें, किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर को बोलते हैं 1 यूनिट। देखो आपने सब शायद सुना हो, घर में बोलते हैं कि आज 10 यूनिट लाइट बिल आई मेरी, 20 यूनिट आई है, 100 यूनिट आया। बोलते हैं जो आता है इलेक्ट्रीशियन वो लिख के जाता है, वो क्या लिख के जाता है वो यही लिख के जाता है कितना यूनिट आपने खर्च किया, दैट मीन्स कितना किलोवाट आवर एनर्जी आपने वेस्ट किया। ठीक है, और 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट कितना होता है, 3.6 × 10⁻⁶ जूल। याद रहेगा, याद रखना। ठीक है, देखो ये मीटर, हमारे घरों में जो मीटर यूज होता है उसके अंदर। ठीक, अच्छा अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं फटाफट और अपने करते हैं लेक्चर को खत्म। न्यूमेरिकल कहाँ है, न्यूमेरिकल यहाँ है। ठीक है, देखो क्या है, व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय द इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वॉट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ पावर सोर्स। अब देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला समझ लो पहले तो आप, भाई 3 फॉर्मूला आपने पढ़ा। पहला फॉर्मूला क्या था, H बराबर I² RT। तो इसके लिए अगर पावर निकालोगे, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, H/T, मतलब एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी कितना है बेटा, I² RT। टाइम कितना है, टाइम गया, क्या बचा, I² R। बोलो बात समझ में आई, क्लियर हुआ। ऐसे ही अगर हम सेकंड की बात करें, देखो फॉर्मूला क्या था, VIT। तो यहाँ से T से T गया तो क्या बचा, VI। थर्ड फॉर्मूला क्या था, V²T/R। तो यहां से अगर आप T से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो तो क्या बनेगा, V²/R। तो आपको 3 फॉर्मूला मिल गया ना। तो ऐसे ही अगर आपको एनर्जी याद है तो आपको पावर अपने आप निकल जाएगा। अब क्वेश्चन में आते हैं और क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। व्हाट विल द करंट ड्रॉन ऑन द इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ पावर, कितना दिया है, 40 वॉट, व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। आपसे पूछ रहा है करंट कैलकुलेट करो। अब मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला सेट करेंगे, P बराबर VI दिख रहा है कहीं, पावर बराबर VI, आपको फॉर्मूला समझ में आ रहा है।
हाँ दिख रहा है। पावर कितना दिया बेटा 40, v कितना दिया है 220, i अपने को निकालना है। सो i बराबर क्या हुआ 40 अपॉन 220, 0 से 0 गया 4, 2 2 जा 4 और 2 11 जा। यहाँ से i की वैल्यू कितनी आई बेटा 2/11 एम्पियर। कितनी आई 2/11 एम्पियर। ठीक है, सो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, और मेहनत करके पढ़ाई करो बेटा, क्योंकि यही टाइम है जिसमें आप कुछ अचीव कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, क्योंकि टाइम जाने के बाद कुछ भी करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, रिटर्न नहीं कर सकते हो आप टाइम को। टाइम बहुत ही प्रिसाइज और इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक लाइन में आपको बोलूंगा, अगर जिससे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मेहनत नहीं हो पा रहा है बेटा, यही टाइम है, अपने आप को चेंज करो। क्योंकि एक लाइन मुझे ध्यान आ रही है, दैट इज परिवर्तन मुश्किल है लेकिन परिवर्तन जरूरी है। ठीक है, परिवर्तन मुश्किल है लेकिन परिवर्तन जरूरी है। जो व्यक्ति खुद में परिवर्तन लाता है वही सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि अगर सही समय और सही दिशा का ध्यान ना हो बच्चों, तो उगता सूरज भी आपको अस्त होता नजर आता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, उसको यूटिलाइज करो बच्चों, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आने वाला, क्लास 10 बोर्ड वापस आने वाला नहीं है। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।